भारती सिंह जी, धनंजय भाई, जी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अनिल पांडे जी और आप सब पत्रकार साथियों सबका स्वागत है। विषय मुझे पता है, मेरा पत्रकारिता का जो पेशेवर जीवन है वो बहुत बड़ा है और उसकी तुलना में राजनीतिक जीवन थोड़ा छोटा है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में जो धूल है वो भी मेरे ही पैर की है। अगर उसमें कुछ और शामिल है तो आप जैसे मित्रों के हराने से जो धूल आती है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है इस तरह का जिससे आप शक करें। और मेरे घर में कल डकैती हुई, लूट हुई है, रहगरी हुई है और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं। जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 से 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा और किसी भतीजे की शादी हुई तो उसके यहाँ देने के लिए जो सोना खरीदा उसका बिल दिया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे कि ये गहना कहां से मिला। पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया और वो जो बिल प्रोड्यूस किया है तो ये जो कागज उन्होंने मुझे जाते हुए दिया है उस कागज में पूरे का विवरण है। उनकी अपने कागज में विवरण है कि कितना सोना हमने खरीदा और कितने का बिल प्रोड्यूस हुआ। ये लिखा हुआ इसमें कि कितने का बिल प्रोड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू। जब मैंने पूछा कि आप अलाउंस कितना है, कितना गहना रख सकता है तो बोले वो सब ITF में है, EDF में नहीं। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा संतुष्ट कैसे कर सकता हूँ, ये सारे बिल मैं आपको प्रोड्यूस कर। उन्होंने कहा इस बिल को आपने पे कैसे किया उसका सबूत आपके पास नहीं। तो भारतीय कानून में पहली बार ये प्रावधान जोड़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई चीज बिल से खरीदते हैं, बच्चे में नहीं खरीदते हैं, नकद से नहीं खरीदते हैं, तो उस बिल के पेमेंट का मोड भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये IPC और CRPC को नए सिरे से डिफाइन कर दिया। जो नकद मेरे यहां से ले गए 2,55,300 रुपए लेके गए, पूरे घर में हर जगह कोना कोना छान मारा उन्होंने, निकाले। मेरे बेटी की जो शादी हुई थी उसमें जो उपहार स्वरूप उसको लिफाफे मिले थे वो लिफाफे पड़े हुए थे, वो सारे लिफाफे खोल के पैसे निकाले उन्होंने, उसका हिसाब नहीं बनाया। फिर जो नकद मिला था मेरे बेटे ने ईमेल पर पूरा एड्रेस, पूरा सबूत रखा हुआ था कि किस लिफाफे में जितना पैसा निकला, उस गेस्ट का नाम लिखा हुआ है और उसका पूरा अमाउंट लिखा हुआ है। वो पूरा प्रोड्यूस कर दिया कि बेटे इतने पैसे आए थे, इसमें से इतने पैसे बचे हैं, ये वही पैसे। उन्होंने कहा आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अधिकारी आपके यहाँ छापा मारने आया है उसकी मंशा क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है बजाय इसके कि वो सबूत क्या मांग रहे हैं। हर उस चीज का जिसके बारे में मुझे सबूत देना चाहिए था, मैंने सबके सबूत दिए। मेरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स उनके पास है। मैंने कहा ये पैसा इस बैंक से हुआ है, ये पैसा यहाँ हुआ है, ये मेरा मकान है, इस पर इतना लोन चल रहा है, इतनी EMI चल रही है, और सब आप चेक कर लो। तो अब सवाल ये है कि ये इसको रहीजनी और डकैती के अलावा क्या है?
कि आपके घर में पूरे कागज हैं, पूरे सबूत हैं, और उसके बाद भी आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबूत नहीं। किसी खरीदी के बिल के अलावा क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है 49,000 से ज्यादा अगर आप पे करते हैं तो पैन कार्ड अटैच करना पड़ता है। तो या तो मैंने प्लास्टिक मनी से पे किया है या मैंने बैंक से ट्रांसफर किया है। और मेरे घर के गहने 2 बार खरीदे गए, एक बार मेरी पत्नी के जन्मदिन पर और एक उसके हमारी मैरिज एनिवर्सरी, 2 ही 3 खरीदे हैं लोग गहने। और उसमें से आधे गहने जो हैं वो एक गहना बनाने वाली कंपनी, बड़ी कंपनी में किस्तों में पैसा जमा कर करके खरीदा हुआ है। बोले ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपका है, आपने पैसे खरीदा या आप लेके आइए। और इसका आधार क्या है? इस छापे का आधार क्या है? इस छापे का आधार मैं बताता हूं। इस छापे का आधार इस एक पत्रिका में छपी हुई कहानी है। जगत विजन नाम की पत्रिका है जिसकी संपादक जो है विजया पाठक हैं, और विजया पाठक ने इसमें एक कहानी लिखी है, सत्य कथा, मनोहर कहानियां जैसी कहानी है। तो इनकी मनोहर कहानी में ये लिखा हुआ है कि एक कोई रवि उपल हैं जो मेरे बेटे के ससुराल की तरफ से रिलेटिव हैं। इसमें लिखा गया है कि एक कोई चंद्रभूषण वर्मा है जो मेरे रिलेटिव हैं और वो उनकी मेरी सहायता से ये पूरा रैकेट चलाते हैं। इस कहानी में लिखा हुआ है। तो एक पत्रकार के नाते आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि फिर मैंने इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। 21 दिसंबर 2022 को दुर्ग पुलिस अधीक्षक, आईजी पुलिस दुर्ग और डीजीपी तीनों को मैंने लिखित शिकायत दी है इस पत्रिका की कॉपी लगाकर कि ये पत्रिका पूल जरूर कुछ भी लिख रही है, इसका कोई आधार नहीं है, पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पास बहुत सारे सबूत इस कहानी के हैं, तो इनको बुला के जांच की जाए और इसमें मेरी भूमिका की भी जांच की जाए। इसकी अंतिम पंक्ति मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं पुलिस की जांच में पूर्ण सहयोग करने के लिए इसको सहर्ष तैयार हूँ और जब भी आवश्यक होगी मैं जांच टीम के सवालों का जवाब देने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। ये दिसंबर 2022 को मैंने लिख के भेजा है पुलिस को। कल मैंने ईडी वालों को भी ये कॉपी दी कि ये मनोहर कहानी पढ़ के आप आए। ये जो माननीय पत्रकार हैं इसके बारे में छत्तीसगढ़ में किसी को बताने की जरूरत नहीं है ये कौन है, इनका क्या चरित्र है, इनकी क्या पत्रकारिता है, इनकी क्या पृष्ठभूमि है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इनके खिलाफ मैं पर्याप्त कानूनी मुकदमे करने वाला हूँ, पर्याप्त कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत मैं कर चुका हूँ। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा और मैं बताता रहूंगा आपको कि मैं क्या कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ। अब सवाल यह है कि इसका आधार अगर यही है तो इनको सबूत लेके आना चाहिए। चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिलेटिव नहीं है, दूर दूर तक मेरा रिलेटिव नहीं है, मुख्यमंत्री जी का रिलेटिव नहीं है। वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। मेरी एक बार मुलाकात हुई 28 साल पहले और वो मैंने उनको बुलवाया था ये कहने के लिए कि मेरा नाम लेकर अगर तुम कहीं पर कुछ बात करते हो तो मैं तुमको नौकरी से भी हटवाऊंगा और जेल में भी दूंगा, मैं मुकदमा दायर करवा दूंगा। उसके बाद से मेरे दफ्तर में वो आया नहीं है। तो उसकी जो भी भूमिका इस सट्टेबाजी में है, महादेव ऐप में है, उसकी पहले जांच कर लेते, तहकीकात कर लेते, उसके बाद आते। तो ईडी तो इन दिनों इस तरह हो गई है कि कोई कहे कि आपका कान कौवा ले गया है तो कौवे के पीछे भागने लगे। कान टटोल के देखने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो कहीं और से संचालित होती है। छापे के दौरान जो बातें हमारी हुई हैं, जब गहने मिल गए, जब उसके बिल मिल गए तो उन्होंने फोन किया कि सर पूरे जो गहने हैं उसके पूरे के बिल हैं। तो कुछ उधर की आवाज मैं सुन नहीं सकता था, उधर की आवाज में कहा कि कुछ कहा होगा, उन्होंने कहा पर सर पूरे के बिल हैं, एक्स्ट्रा बिल भी हैं जिसके गहने अभी नहीं है पर दिखा देंगे, बोल रहे हैं।
अलग अलग जगह गिफ्ट में दिए हुए हैं या बहू के मायके में रखे हुए हैं। तो वहां से निर्देश जो है उन्होंने जी सर कहा और कहा सर मैं इसको सीज करूंगा। तो जो जांच अधिकारी आपके आ रहा है, जो छापा डालने आ रहा है, वो दरअसल खुद ये फैसले नहीं ले रहा है। तो ये फैसले कहाँ हो रहे हैं, इसका आधार क्या है? या इस पत्रिका में छपी हुई कहानी है, या इस पुलिस वाले का बयान है, या एक गृह मंत्री का सपना है कि किसी तरह जो है इस सरकार में जो लोग भी इस कांग्रेस पार्टी में जो लोग भी चुनाव के दृष्टि से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनके प्रशिक्षण से लेकर चुनावी रणनीति का काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को किसी न किसी तरह से हाशिए पर डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, किनारे कर दिया जाए, या ये प्रधानमंत्री की तानाशाही एकदम परफेक्ट तानाशाह की तरह जो है वो काम करता है, जिसमें अपने सारे प्रतिद्वंदियों को रौंद दो, कुचल दो, मार दो, जेल में भर दो। विपक्ष नाम का कोई संस्था बचे ही मत, विपक्ष नाम। इसके अलावा कोई चीज हो नहीं सकती। कोई भी जांच एजेंसी अगर कहीं कार्रवाई करने जाती है तो एक आधार लेकर जाती है। कल मैं बार बार उनसे पूछता रहा कि क्या आधार है, बता दीजिए। इस मनोहर कहानी के अलावा, इस सत्य कथा के अलावा तथाकथित उनके पास कोई जवाब नहीं। बोले ये हम आपको नहीं बता सकते। और क्यों करना चाहते हैं? आप सब जानकार समझदार पत्रकार हैं, आप जमीन पर रहते हैं, आपको पता है कि यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं और आने वाले चुनाव में परिणाम क्या आने वाले हैं। इन चुनावों के परिणाम को जनता के वोट से बदलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अन्यान्य तरीकों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश क्या है? ये कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सभी लोगों को लपेट दिया जाए। राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों को परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, जेल में भर दिया जाए, या इतना डरा धमका दिया जाए कि वो चुपचाप घर पे बैठ जाए। और सवाल ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना चाहते हैं, सट्टेबाजी की जांच करना चाहते हैं। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच कर रही महादेव है, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है। और पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि जब छत्तीसगढ़ की पुलिस यूपी में जाती है गिरफ्तार करने के लिए, तो यूपी पुलिस जो है छत्तीसगढ़ पुलिस पर कार्रवाई करती है। ये सट्टेबाजों को मत पकड़ो। और सट्टेबाजी के खिलाफ आपकी भावना क्या है ये हम समझ रहे हैं। लूडो जैसे खेल को केंद्र सरकार के नियमों ने जुए में बदल दिया है, क्रिकेट के खेल को जुए में बदल दिया है, शतरंज को जुए में बदल रहे हैं। केंद्र सरकार के नियमों जीएसटी लगा रहे हैं। लूडो पे सट्टा खेलोगे तो जीएसटी लगेगा। ये राज्य सरकार नहीं कर रही है, ये भूपेश बघेल जी नहीं कर रहे हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के और प्रधानमंत्री की सहमति से एक कानून बना है कि लूडो को सट्टा बनाओ और सट्टे पर जीएसटी लगाओ। तो जो लोग जुए पर सट्टेबाजी कर रहे हैं, जो साधारण लूडो जैसे खेल को सट्टेबाजी में बदल रहे हैं, वो यहाँ पर आकर बता रहे हैं कि हम सट्टेबाजी की जांच कर रहे हैं। इससे ज्यादा दोहरे चरित्र का कोई और उदाहरण नहीं है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों इन केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो ईडी हो, सीआईडी हो, सीबीआई हो, उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल जो
कार्रवाई मेरे घर पर हुई, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे खिलाफ वो सबूत ले आए। मुझे गलत साबित कर दें, मुझे ये साबित कर दें कि मेरे पास किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, किसी व्यक्ति के जरिए एक अठन्नी आई है। मैं अठन्नी की बात कर रहा हूँ। जो सीबीआई के जो कल बयान रिलीज जारी हुआ उसमें 65 करोड़ रुपए की बात है। मैं 65 करोड़ रुपए में से एक अठन्नी की बात कर रहा हूँ कि एक अठन्नी भी मेरे पास आई हो और बता देंगे। तो साथियों, मैंने बात अपनी शुरू की थी कि मेरे घर की धूल भी मेरे पैर की है, मेहनत की कमाई से निकली है। मेरे घर में 6 मेंबर हैं और 6 के 6 अर्निंग हैं। मेरी माँ जो है उसको मेरे पिताजी की पेंशन आधी मिलती है। और इस प्रदेश में और कोई कुछ भी मेरे बारे में कह ले, कोई भी अफवाह डाले, मैं उन चीज़ों से दूर रहा हूँ जिसमें दंदल है, जिसमें जरा भी आरोप कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपना सलाहकार बनाया, तो ये मेरा दायित्व भी था और मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूँ कि मैं उनकी छवि पर दाग न लगे, मेरे किसी काम से उनकी छवि पर दाग न लगे, सरकार की छवि पर दाग न लगे, कांग्रेस पार्टी पर दाग न लगे। मैं एआईसीसी मेंबर हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ और उस नाते भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरे किसी कृत्य से, किसी काम से पार्टी की छवि पर, सरकार की छवि पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा। पिछली बार भी कोशिश हुई थी चुनाव से पहले, मुझे गिरफ्तार भी किया गया, मामला दर्ज किया गया था ब्लैकमेलिंग का। मामला सीबीआई को गया, सीबीआई ने भरपूर कोशिश कर आके ये बोलते रहे कि आप उनका नाम ले लो, उनका नाम ले लो, उनका नाम ले लो। मैंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सीडी किसने बनवाई है, रमन सिंह ने बनवाई है। उनके ओएसडी सीडी देखने गए थे, ये सब सबूत जो मैंने दे दिया, हवाई जहाज का टिकट दे दिया, डिटेल दे दिया। तो आखिर में जो चालान प्रस्तुत हुआ, पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, जो चालान प्रस्तुत हुआ उसमें वो धारा हट गई ब्लैकमेलिंग की, जिसके तहत मुझे जेल में रखा। ठीक, वो मुकदमा नहीं है। मुझे 62 दिन जिस मामले में जेल में रखा, वो मामला है ही नहीं। तो अब मामला क्या बचा है? मामला बचा है कि ये सीडी मेरे पास है, और रायपुर शहर में लगभग हर पत्रकार के पास थी। जब मेरे पास हर पत्रकार के पास था, और उसको बंटवाया रमन सिंह जी ने था, उनके ओएसडी ने बंटवाया था, हर पत्रकार को भेजा उन्होंने था। चूंकि मैं उस समय भी कांग्रेस पार्टी के साथ इलेक्शन के लिए काम कर रहा था, इसलिए मैं निशाने पर हूं। आज भी मैं निशाने पर इसलिए हूं, भाजपा के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है और उनके सारे वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से इतनी बात कहना चाहता था, और मुझे लगा कि मैं पहली बार यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि